तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कल हमने डेवलपमेंट में क्या पढ़ा था? सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, कौन सा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था? ये वाला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting notions of a country development, कि हर व्यक्ति की डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, उसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकती है, उसकी अलग अलग गोल हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है एक व्यक्ति का जो गोल होता है वो दूसरे व्यक्ति के गोल से कंफ्लिक्ट कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर क्या चाहता है? मरीज ज्यादा उसके पास आए, है ना? और हम क्या चाहते हैं? हम कभी बीमार ना पड़े। तो डॉक्टर का इंटरेस्ट किस में है? हमारे बीमार पड़ने में। और हमारा इंटरेस्ट किस में है? हम बीमार ना पड़े। एक डेंटिस्ट रोज सोचता है या कब आएंगे, कब इनके दांत में कीड़ा लगेगा, कब आएंगे मेरे पास, है ना? तो आप देखो उसका गोल क्या है? आपको ठीक करना। और हमारा गोल क्या है? हम ठीक रहे, हम डॉक्टर के पास क्यों जाए। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बात करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे कैसे रहता है। कल जो पढ़ा था उसमें किसी को डाउट है? कोई क्वेश्चन है कल किसी का? कल में जो पढ़ा था है किसी को डाउट? कल जो पढ़ाया था आगे चल सकते हैं? ओके, चलिए। और जिसको डाउट है रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, जिसने कल अटेंड नहीं, कल हार्डली आधे बच्चों ने अटेंड किया था। आप लोगों की छवि भी देखो आधे पहुंचे। इसका मतलब एसएसटी का नीड होता नहीं बच्चों को, है ना? मैथ साइंस का क्लास होता तो सब 90 पहुंच जाते, आज से 42 आए। चलिए, इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, देखने में इजी रहेगा सबको, है ना? यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। यस, हमने पढ़ा था डेवलपमेंट जो है हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होता है। उसी तरह जिस तरह इंडिविजुअल व्यक्ति से कंट्री का डेवलपमेंट अलग हो सकता है, उस तरह कंट्री टू कंट्री डेवलपमेंट अलग हो सकता है। जैसे इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, ऐसे यूएस का क्लाइमेट कंडीशन अलग है। वहां पर अलग तरह की वेजिटेशन है, यहाँ पर अलग तरह की वेजिटेशन है। यहाँ पर स्पाइसेस ज्यादा होता है, बाकी जगह स्पाइसेस कम होता है। तो उसी तरह जब हर जगह व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, है ना, सोच, विजन, गोल अलग अलग हो सकता है, उसी तरह उस कंट्री का डेवलपमेंट का जो पैरामीटर भी होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग डेवलप कंट्री कहलाते हैं, कुछ अंडर डेवलप कहलाते हैं। किसी जगह हम बोलते हैं एकदम डेवलपमेंट अच्छा हो चुका है, किसी जगह हम क्या बोलते हैं? हम डेवलपिंग फेज में हैं। तो कुछ हम अंडर डेवलप्ड है। ऐसे इसको दो तीन लेवल पे इसको कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। जैसे आपको स्टूडेंट का एग्जांपल दिया है, लेट अस लुक एट अ स्टूडेंट इन द क्लास। अगर हम एक क्लास की बात करें, ठीक है, अगर मैं एक क्लास में अगर बच्चों को अलग अलग लेवल पे मैं स्टडी करना चाहूँ, मतलब बच्चों को पैरामीटर्स मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? उनको हाइट के बेस पे कंपेयर कर सकता हूँ, मैं सबकी हेल्थ के बेस पे उनको चेक कर सकता हूँ, मैं सबके वेट के हिसाब से उनको चेक कर सकता हूँ, मैं सबके टैलेंट के बेस पे उनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, उन सबके अलग अलग गोल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, मैं इन सबके बेस पे क्लास में डिफरेंट इनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मैं इनका डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं हो जो सबसे हेल्दीएस्ट बच्चा एकदम हट्टा कट्टा मोटा मोटा ताजा है, हो सकता है पढ़ाई में एकदम स्टूडियस ना हो, पढ़ाई में उसका कमजोर भी हो सकता है ना। हेल्थ से तो एकदम मजबूत है लेकिन पढ़ाई में एकदम कमजोर है, पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो किसी का फ्रेंड ही ना हो, वो अपनी दुनिया में रहता है, मेरे को सिर्फ किताबें 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 चाहिए। माइट बी पॉसिबल। ठीक है, तो हम स्टूडेंट को फिर कंपेयर किस बेस पर करेंगे? तो हर चीज पे क्राइटेरिया अलग रहेगा। जब आप हाइट से चेक करने लगोगे तो हाइट का क्राइटेरिया अलग होगा। भाई उसमें हो सकता है सबसे इंटेलिजेंट बच्चा सबसे छोटा भी हो सकता है, और जो एवरेज बच्चा सबसे हाइट में बड़ा भी हो सकता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो पैरामीटर भी हमको सेम कंपेयर करना चाहिए। हम एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका अगर स्पोर्ट्स का टीम हो, आपका डिबेट का टीम हो, म्यूजिक का टीम हो, पिकनिक ऑर्गेनाइज करना हो, कुछ भी पर्पस रहे, तो क्या करते हैं? हर चीज के पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, तो नॉर्मली जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट में केवल एक फैक्टर के ऊपर नहीं कहते कि भाई डेवलपमेंट हुआ है। अगर मैं आपसे मैं आप अगर आप एज इंडिविजुअल स्टूडेंट, अगर मैं आपको आपके बारे में बताना चाहूँ, मैं आपको
ये आप जिसमें आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेता हूँ, आप क्या क्या बताओगे? आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हो, अपने फैमिली के बारे में बताते हो, अपने स्कूल के बारे में बताते हो, अपने स्टडीज के बारे में बताते हो, अपने हॉबीज के बारे में बताते हो, ठीक है? तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके एक ही पैरामीटर से नहीं हो सकती, ठीक है ना? एक ही पैरामीटर से नहीं हो सकती। जैसे आर्मी वाले का बच्चा रहेगा तो क्या एज्यूम होता है, यार ये डिसिप्लिन रहेगा, एज्यूम किया जाता है, पर होता डिसिप्लिन ना हो, है ना? होता सुबह आराम से 8-10 बजे उठ रहा हो। तो किसी भी एक फैक्टर के ऊपर से आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उसी तरह किसी एक फैक्टर से अब कभी आप नहीं कह सकते हो कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है? तो सेम थिंग, दिस इज ट्रू फॉर द डेवलपमेंट आल्सो। देयर कैन बी मेनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन व्हिच वी कैन कंपेयर, ठीक है? ऑन व्हिच वी कैन कंपेयर कंट्री टू कंट्री। चलिए, for comparing country, their income is considered to one of the most important attribute। हाँ, तो डेवलपमेंट चेक करने के लिए इनकम एक एट्रीब्यूट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, पर ये अकेला पैरामीटर नहीं है। कई सारे फैक्टर्स और भी होते हैं जिसके बेस पे हम डिफरेंशिएट करके बताते हैं भाई कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगा या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? बट इनकम कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर, इनकम कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स जिससे हम बता सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? व्हाई दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम, ऐसा क्यों कहा गया कि जिस कंट्री का इनकम पर पर्सन अगर ज्यादा होगा, हम नॉर्मली जो बेस्ट पैरामीटर क्या होता है चेक करने का, पर कैपिटा इनकम, ठीक है? हम किसी भी कंट्री को अगर चेक करना चाहें वो डेवलपमेंट है, वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, किस फेज में है, वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? पर कैपिटा इनकम। और ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? कंट्री की जो टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, तो इसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इसके बेस पे हम बताने की कोशिश करते हैं भाई कोई कंट्री डेवलप्ड होगा या अंडर डेवलप्ड होगा, ठीक है? अब इस फैक्टर को इंपॉर्टेंट क्यों माना गया कि हम केवल इनकम बेस पे किसी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कैसे कह सकते हैं? अब देखो इसका एक सिंपल सा मतलब है, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा होगा इसका मतलब वो अपने लिए जो उसकी नीड्स है उसको बेटर टेक केयर कर सकता है ना? अगर आपके पास जो पैसा ज्यादा है आप अपनी नीड्स को भी ठीक कर सकते हो, और आपको जो चाहिए अलग से एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, वांट्स, डिजायर्स, जो आपकी एक्स्ट्रा डिजायर्स है आप उनको भी फुलफिल कर सकते हो। जैसे अगर अपने पास पैसा नहीं है, अपने को कोविड होगा, अपन क्या करेंगे? इलाज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, अपन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है? तो इनकम जब ज्यादा होता है, पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति का इनकम लेवल अगर अच्छा होता है, उसे क्या समझा जाता है कि हाँ भाई उसका हेल्थ अच्छा हो सकता है, उसका सैनिटेशन अच्छा होगा, उसका एजुकेशन भी अच्छा होगा, है ना? वो सेटअप भी डाल सकता है, तो कई सारे फैक्टर्स उसके कंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए इस इनकम को मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया बताया गया है किसमें, कि कंट्री डेवलप्ड है अंडर डेवलप्ड। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि इनकम इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों होता है? ये क्लियर सबको? यस, क्योंकि ही कैन फुलफिल हिज वांट्स, हिज नीड्स आल्सो एंड हिज गोल्स भी आल्सो, ठीक है जी? तो अभी हम पढ़ लिया व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ द कंट्री हम निकालते हैं कि भाई गुड्स में कितना पैसा आया। जैसे आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो भेजा था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां पर आपको मैं बताता जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि टोटल सेल्स से कितना इनकम आया, टोटल सर्विस से कितना इनकम आया, तो उससे निकालते कंट्री का इनकम, इस पूरे कंट्री का इनकम कितना है। और जब हम इसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो हमको क्या मिलता है? पर कैपिटा इनकम। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है? मेरे पीछे एक्चुअली में वो काम कर रहे थोड़े इंटरनेट का, इसके पीछे कभी कभी इसमें आवाज आ रही है, ठीक है? आपको मेरी आवाज तेज है, उनको पीछे वालों की आवाज तेज है? चलिए, अब देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड बैंक की, इसमें क्राइटेरिया फिटअप किया गया। क्या फिटअप किया गया क्राइटेरिया? कि सर जी फोन करना तो बाहर से कर लीजिए। हाँ, कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 12,056 पर एनम। अगर यूएस में ये एज्यूम किया जाता है जो टोटल उनका इनकम निकाला गया, वो मतलब ये
ये डेवलप कंट्री के लिए पैरामीटर है, ठीक है, ये डेवलप कंट्री के लिए पैरामीटर है, ठीक है। क्या चीज? 12,056 डॉलर पर एनम, ये पर पूरे साल की कमाई बताई गई है। अगर इसके ऊपर कंट्री का पर इनकम है, इसका मतलब वो कंट्री कैसी है? वो रिच कंट्री है। दे आर कॉल्ड एज रिच कंट्रीज। और जिनका पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर के नीचे है, उसको हम क्या कहते हैं? लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, समझ में आया? एक है लो इनकम कंट्रीज, एक है रिच इनकम कंट्री, इसके बीच में आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। कितना होना चाहिए? 12,056 यूएस डॉलर पर एनम की बात हो रही है। इसको आप इंटू 70 करके रफली निकाल सकते हो। 12,000 इंटू 70 करोगे तो कितना होगा? रफली 84, मतलब 8,40,000 के आसपास। अगर 8,40,000 आपका ईयर, इसका मतलब जो कंट्री रिच कंट्री है, अगर वहां पर एक एवरेज व्यक्ति का इनकम देखा जाए तो 8 लाख पर एनम उनका इनकम है, ठीक है। अब लो कैपिटा का कर लो, इससे 1000 मान लो, 1000 इंटू 70, हाँ मैं रफली आपको बता रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 इंटू 70 कितना होगा? 70,000 डिवाइड बाय 12, रफली 6,000 के आसपास आएगा। 12×6 = 72, मोस्टली 6,000 रुपया एक महीने का अगर कोई कमाता है किसी कंट्री का बंदा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो लो इनकम कंट्रीज है। कहां पर? एक 6,000 पर मंथ, और कहां पर एक दूसरा वाला फिगर। एग्री? तो यहाँ पर हमको पता लगा रिच कंट्री किसको बोलते हैं एंड लो इनकम कंट्री किसको बोलते हैं। अब इंडिया 2017 में कहाँ स्टैंड? ये डाटा 3 साल पुराना है, तो इंडिया का डाटा है 1820 पर एनम, 1820 पर एनम। इसका मतलब हम एकदम लो इनकम कंट्री भी नहीं है और हम एकदम हाई रिच कंट्री भी नहीं है। हम लो इनकम से बस थोड़ा सा ऊपर है, कितना? डबल ऊपर है, पर ऊपर की सीढ़ी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह के कंट्रीज को कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। ना तो रिच है ना पुअर है, ये बीच में कहीं एक्सटेंड कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके रिच कंट्री में आता है मिडिल ईस्ट, जहाँ पर तेल का व्यापार काफी होता है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? डेवलप कंट्री। खासकर जो छोटे कंट्रीज होते हैं वो काफी रिच रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है, इनकम ज्यादा रहती है और पॉपुलेशन कम रहती है, इसलिए उनका पर कैपिटा इनकम कई बार ज्यादा भी रहता है। यहाँ तक क्लियर सबको? चलिए, एवरेज इनकम, मैंने आपको स्टेट पढ़ाया था, स्टैटिस्टिक, वहां पर एक टर्म आती थी एवरेज निकालना, ठीक है। अभी आपके सामने दो कंट्री के एग्जांपल है, ठीक है, ये दो कंट्री का आपको डाटा दिया है, ठीक है। अब मुझे बता, तुम कौन से कंट्री में जाना पसंद करोगे? आप कंट्री ए में जाना? सर व्हाट इज मिडिल ईस्ट कंट्रीज? बेटा मिडिल ईस्ट कंट्री आपके हैं सऊदी, ईरान, इराक, जहां पर ये तेल का व्यापार ज्यादा होता है, कुवैत, जहाँ पे तेल को कुएं ज्यादा रहता है, उसको मिडिल ईस्ट कंट्री कहते हैं। दुबई वगैरह, दुबई, सऊदी, कुवैत, ईरान, इराक, इनको मिडिल ईस्ट कहते हैं, ओके। चलिए, अभी देखो टेबल 1.2, इसमें दो कंट्रीज को कंपेयर किया है, ठीक है। ये 5 सिटीजन की इनकम दी गई है। आप बताओ आप कौन सी कंट्री में जाना चाहोगे? कंट्री ए में जाना चाहोगे या कंट्री बी में जाना चाहोगे? सब लोग रिप्लाई दो, सबका रिप्लाई आना चाहिए। यस। अब देखो मैक्सिमम लोग कंट्री ए में क्यों जाए? व्हाट इज द रीजन? दोनों का एवरेज सेम है। क्वेश्चन में क्या दिया है? दोनों का एवरेज सेम है। 5-5 लोगों का हमने सर्वे किया, है ना, 5 लोगों का हमने सर्वे किया, तो अब दोनों का एवरेज सेम आता है। तो आप लोग बताइए ए में आप क्यों जाना चाहेंगे? व्हाट इज द रीजन? अब रीजन लिखो, ए सबने लिख दिया, अब रीजन लिखो कि रीजन क्या है कि आप कंट्री ए में क्यों जाना चाहोगे। उसका रीजन देखो नीचे मस्त कार्टून में दिया है। सर ऑलमोस्ट सारे अमीर है, एकदम सही बात। ये देखो इस फिगर, इस जो डाटा को इस फिगर से शो किया गया है, लेफ्ट में क्या है? कंट्री विद नो रिच नो पुअर। इसका मतलब इस कंट्री में ना तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है ना वो कोई बहुत ज्यादा गरीब है, एवरेज इनकम सबका अच्छा है। तो 4 चेयर है, 5 लोग उस पर एडजस्ट होकर बैठ गए। ये क्या कहते हैं? वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम। भाई देश हमने बनाया और देश में हम ही लोग काम करते हैं। राइट साइड क्या कहता है? कंट्री विद रिच एंड पुअर। और ये क्या कहते हैं? वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम। ठीक है, काम कौन कर रहा है? गरीब आदमी काम कर रहा है और अकेला एक अमीर आदमी सब पे आराम से लंबा होके चौड़ा होके सो रहा है। इसका मतलब क्या है? इस कंट्री में अमीर कम है और गरीब लोग ज्यादा है, और एक कंट्री में सब लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर है ना बहुत ज्यादा गरीब है।
एक अच्छे एवरेज रेशो में काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एक कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर सकता है, किसी कंट्री में रिच लोग बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और पुअर लोग भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, चलिए लेट्स वर्क आउट दिस। गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। यस, बताइए ऐसे 3 एग्जांपल, सब लोग एक एक एग्जांपल फटाफट दो जहां पर हम एवरेज को यूज करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। गिव 3 एग्जांपल। तो सर रिच होने में क्या बुराई? नहीं, कोई बुराई नहीं है रिच होने में, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना बच्चा। बिना मेहनत के अमीर अमीर होने का सपना देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चलो रिप्लाई दो फटाफट। गिव एनी 3 एग्जांपल जहां पर हम लोग एवरेज मीन को यूज करते हैं डाटा कंपैरिजन के लिए। ऋषभ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका रिप्लाई दो। गिव एनी 3 एग्जांपल्स, सबके एक एक, सब लोग एक एक एग्जांपल दो जहां पर हम लोग एवरेज को यूज करते हैं। बिना मांग के पैसे चाहिए तो चोरी होगी। हाँ बिल्कुल। यस, गिव एग्जांपल एवरेज फाइंड आउट करने का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, हम एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे फटाफट। पर कैपिटा इनकम नहीं, मेरे को एग्जांपल चाहिए। मैं पर कैपिटा लाइक एक क्लास में स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, एवरेज हाइट, एवरेज वेट, एक कंपनी में एवरेज सैलरी कितना है, मैं इस तरह पूछा आपसे। आप लगता है क्वेश्चन समझे नहीं। गिव एनी 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ पूछा। जैसे किसी मैच में जो रन बनते हैं, ठीक है, किसी क्रिकेट मैच में उसने कितना एवरेज स्कोर किया है, वो बॉलर का एवरेज विकेट टेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज होगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कीजिए अभी। व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया? ये मैंने आपको बता दिया है, एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों है? क्योंकि इनकम से पता लगता है कि वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी कर रहा है, वो बेसिक वांट्स भी पूरी कर रहा है और अपने बेसिक गोल वो भी पूरे कर सकता है। इसलिए हम इनकम को इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मानते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, besides size of per capita income, what other properties of income is most important in comparing two or more societies? प्रॉपर्टी ऑफ इनकम के अलावा क्या क्या होना चाहिए? जैसे एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी अच्छी है या एवरेज है, कैसे पता लगता है? भाई वहां पर सैनिटेशन कितना अच्छा है, हेल्थ कंडीशन कितनी अच्छी है, क्या खेलने के लिए प्लेग्राउंड वगैरह भी है क्या, है ना, क्या वहां पर जनरेटर बैकअप है क्या उस सोसाइटी में लिफ्ट है क्या उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड अच्छे हैं क्या, है ना, उस सोसाइटी में जिम है क्या? तो इससे तो आप सोसाइटी से भी कंपेयर कर सकते हो कि वो अलग अलग सोसाइटीज कैसी है, नेचर ऑफ पीपल कैसे है। एकदम सही बात। ठीक है जी, तो बाकी 3-4 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हैं, इसको आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। ठीक है, अब और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं देखो। ठीक है, ये इंडिया का एग्जांपल है, इंडिया के 3 स्टेट का एग्जांपल है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो 2015-16 में एक सर्वे किया गया, ये आप हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है 1,62,000 पर ईयर है, पर मंथ नहीं है, पर ईयर। मतलब वहां पर जो एवरेज निकाला गया, तो हरियाणा का एवरेज 162 है, केरला का 140 है एंड 31,000 केवल बिहार का है। ठीक है, इसका हमको ये लगता है कि केरिया की जो हरियाणा है वो हर चीज में आगे है। डाटा क्या कहता है? भाई हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज्यादा, इसका मतलब वहां पर हर चीज अच्छी होगी, पर एक्चुअल कंडीशन दूसरी भी हो सकती है। एक्चुअल कंडीशन दूसरी हो सकती है, हम अदर डाटा देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स दिए गए हैं। वी फाउंड दैट people not only think of better income but also as goals such as सिक्योरिटी कितना है कंट्री में, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स कितना है, क्या सबको इक्वल ट्रीटमेंट है क्या सबके लिए फ्रीडम है क्या। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम इनकम ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू किसी भी कंट्री का चेक करने के लिए। ठीक है जी, आगे देखिए।
व्हाट कुड दीज कंट्रीब्यूट, ये जो हमको डाटा दिया है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये कहता है ओके ये कहता है कि हरियाणा का कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा, वी फाइंड हरियाणा इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, दैट मीन दैट ऑन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा earn 1,62,000 in 1 year, but in Bihar it is only 31,000 per year. एक महीने का कितना निकलेगा, मुश्किल से 2,500 रुपए के आसपास निकलेगा, मुश्किल से, ठीक है, इतना कम हो सकता है। एवरेज फिगर है बच्चा, हो सकता है कोई आदमी महीने 500 रुपए भी कमाता हो, ऐसा भी हो सकता है, 1,000 रुपए कमाता हो पूरे महीने का। ये डाटा 2015-16 का है और ये एक्चुअल डाटा है जो लिए गए, ठीक है। आपको जो स्टेट सब मिले हुए हैं, ये गवर्नमेंट ने जो सर्वे किया है सब है, देखो ये इकोनॉमिकल सर्वे, ये सोर्स है इसका जो डाटा मिला है, इकोनॉमिकल सर्वे 2017-18 वॉल्यूम 2 पेज नंबर A30, आपको पूरा रेफरेंस दिया है। अब कभी आप चेक करना चाहो तो अभी आप कर सकते हो। हरियाणा का रेफरेंस इसलिए ज्यादा हो सकता है कि वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा है, एग्रीकल्चर ज्यादा है। यस, कोई 1,000 भी कमा सकता है, कोई 10 लाख भी कमा सकता है, एकदम सही बात। तो पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी बिहार का साइज हो सकता है हरियाणा से ज्यादा हो, ठीक है। एग्रीकल्चर अच्छा हो, मॉडर्न फार्मिंग हो, ठीक है। ऊपर से वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जैसे गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब हम हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या केवल पर कैपिटा इनकम से हमको समझ में आता है कि वो स्टेट अच्छा है, वो स्टेट अच्छा नहीं कर रहा। तो देखो एक अदर डाटा और मिला हमको, अब तीनों स्टेट का हमने दूसरा डाटा भी देखा। क्या डाटा देखा, 3 डाटा हम कंपेयर करेंगे अभी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज द इंडेक्स, it is the index that number of children that died before age of 1 year। कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं और 1 साल से पहले अगर मर जाते हैं तो 1000 में से 33 बच्चे हरियाणा में मर जाते हैं, केरला में केवल 10, बिहार में 38, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि केरला में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है। इसका मतलब केरला में हॉस्पिटल अच्छे हैं, इसका मतलब केरला में डॉक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका मतलब केरला में वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन का केयर अच्छा किया जाता है। तो देखो एक डाटा से आपको कई सारी चीजें जानने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर जो फिगर है केरला का 10 है, इसका मतलब उनका हेल्थ हेल्थ सैनिटेशन ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड। गवर्नमेंट इस चीज के बारे में सोचती है। अब आते लिटरेसी रेट पे, सेकंड पैरामीटर, हरियाणा 82%, केरला 94% और बिहार 62%। यहाँ भी केरला आगे है कि भैया उसका एजुकेशन रेशो अच्छा है। अब लिटरेसी रेट किसको कहते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द एज 7 और अबव। तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया, भाई 7 साल से उम्र के बच्चे, कितने बच्चे 100 में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो केरला में फिगर है 94, 100 में से 94 बच्चे 7 साल से ऊपर है अगर वो स्कूल जाते ही जाते हैं। हरियाणा में 82 और बिहार में 62 है। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो, जिस आपकी अटेंडेंस ली जाती है, ठीक है। 100 लोगों का डाटा लिया गया और कौन से बच्चों का, 14 ईयर से लेके 15 साल, 2 साल के बच्चों का डाटा कंपेयर किया गया 100 बच्चों का। तो क्या डाटा मिला कि हरियाणा में 100 में से 61 बच्चे अटेंड करते हैं। सर 7 ईयर किस बेस पे लिया, ये जस्ट कंपैरिजन करने के लिए, 7 साल या 7 साल से बड़े बच्चे, वो इन्होंने जब सर्वे किया, सर्वे का डाटा है, ठीक है। केरला में 83 बच्चे प्रेजेंट हैं और बिहार में 40, मतलब बिहार में अगर ये डाटा कहता है कि भाई 2 साल, अगर 2 साल का जब डाटा हम चेक करते हैं एज 14 या 15, 50% से बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं, छुट्टी बना लेते हैं बड़े बच्चे। नहीं, अभी हरियाणा का इंप्रूव हो गया सेक्स रेशियो, ठीक है। वही बोला, देखो ये सब कुछ किसको पे डिपेंड, तो केवल किसी स्टेट को समझने के लिए, किसी कंट्री को समझने